जुबैर मोतीवाला साहब, आपके क्या थॉट्स हैं इस बजट के हवाले से, क्योंकि बहुत बात तो हो चुकी है कि हमें रिफॉर्म्स करने हैं, इस्लाहात लेके आनी है, चाहे वो एनर्जी का शुबा क्यों ना हो, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स को हम कम्पिटिटिव बना सकें। हमें टैक्स जो है ब्रॉड बेस करना है, किसी एक सेक्टर पे या जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं या जो रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर ही बोझ नहीं डालना। आपको लग रहा है कि इस बजट में कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा, या जैसे हर साल हम देखते हैं उसी का ही रिफ्लेक्शन दोबारा देखा जाएगा? देखिए, मैं अगर पर्सनली मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आप देखा जाए इससे, तो इस बजट के अंदर कोई मुख्तलिफ कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इतना बड़ा टारगेट रखा है तो मुझे कोई ऐसे शोबे नजर नहीं आते जिनके अंदर वो अदर देन जो ऑलरेडी टैक्स नेट हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाएं और इतना टैक्स कलेक्ट हो जाए। तो आई थिंक जो ना जो शोबे अभी टैक्स में हैं वो कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसके ऊपर से वो जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई रॉ मटेरियल है, इसको ड्यूटी फ्री आ रहा है, अगर उसको उन्होंने पुरानी ड्यूटी के ऊपर बहाल कर दिया तो कोई टैक्स तो नया नहीं लगा, लेकिन जो हमारी कॉस्ट थी उसको उन्होंने बढ़ा दिया। तो ऑटोमेटिकली यही तरीकेकार हो सकता है, कहीं आरडी लग गई या कहीं जो है ना कस्टम ड्यूटी जो है ना उसको बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से होगा। और ये अभी इस वक्त जो हालात हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट जो है कम से कम जो है ना कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपोर्ट के पिलर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल है, 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है। अब तो बाकी शोबे भी बहुत टेक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत फूड के अंदर बहुत आ रहा है, कंफेक्शनिंग बहुत जा रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये अगर आप 60% टेक्सटाइल को देखें तो इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द यूटिलिटी सर्विसेज, क्योंकि 40% हमारा जो पार्ट होता है कॉस्ट का वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसको उन्होंने 3 टाइम्स एक दफा बढ़ा दिया, फिर 137% गैस पर बढ़ा दिया, फिर ब्लेंड के नाम के ऊपर कुछ और बढ़ा दिया। तो ओवरहेड कॉस्ट हैव गॉन अप और हम इंटरनेशनली कम्पीट करने के काबिल इस वक्त नहीं है। अगर ये नहीं होता तो वी वुड हैव बीन एक्सपोर्टिंग 10 बिलियन मोर, ये मेरा मानना है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें इनको किसी तरह से भी इसको रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ लाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी और गैस में भी। बेशक यूनिफॉर्म हो, लेकिन यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री हो, लेकिन इतना ज्यादा टैरिफ से आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरा मेरा मानना ये है कि जितनी भी आप एक्सरसाइज अभी बजट की हो रही है, इसमें जो रेवेन्यू के इजाफे की जो बात है IMF ड्रिवन है। अगर आप कोई भी वहां जाके बैठ जाएगा, मैं नहीं समझता कि उसके पास कोई बहुत ज्यादा चॉइसेस होंगी कि मैं ये नहीं करूंगा और ये करूंगा। जुबैर साहब, ये जो बात हो रही है कि जो टैक्स हमने टारगेट अपना अचीव करना है उसके लिए एग्जेम्पशन खत्म करनी पड़ेंगी, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे, और क्या जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी वो उससे प्रोटेक्टेड रहेगी या उस पर भी उसका असर आएगा? अगर आप एग्जम्पशंस विड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप रेगुलर जो इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल के ऊपर अगर आप एग्जम्पशंस विड्रॉ करते हैं, एग्जम्पशंस नहीं है जैसे अब बेसिक रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में बनता नहीं है उसके ऊपर 0 ड्यूटी है, इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स जो है वो है। अब अगर उसके ऊपर अगर आप ड्यूटी को एग्जम्पशन को विड्रॉ करते हैं या ड्यूटी वापस उसके ऊपर लगा देते हैं तो अल्टीमेटली उसका असर तो कॉस्टिंग पे आएगा ना जी। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज द मेन थिंग। हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब तक हमारे रीजनली कॉम्पिटिटर्स के बराबर नहीं होगा, हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? हम एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियों को हम FDI चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इन तमाम बातों के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, एंड दैट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इज दैट the unit should make money। और कुछ भी नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। अगर आप ये प्रॉफिट्स को ले लेंगे तो अब BMR भी नहीं हो रहा, अब तो बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। लेकिन एक खुशाइन बात जरूर हुई है कि 1.5% उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। आई थिंक आई वेलकम दैट, लेकिन देयर इज मच मोर रूम टू गो डाउन। इट शुड बी, अगर 21% इन्फ्लेशन रेट है तो जब पिछला हम देखते हैं कि 21% जब था तो 9.75 आपका इंटरेस्ट रेट था। इसका मतलब इसके अंदर अभी आपको 10% की मजीद गुंजाइश है कि आप इसमें नीचे जा सकते हैं। आपको जो भी आप बजट बना रहे हैं, मेरी इस्तदा सिर्फ ये है कि आप इंडस्ट्री को वायबल बनाएं, इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाएं, ताकि आपको टैक्स भी मिले और एक्सपोर्ट भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। सही। मैं इस एक्सपोर्ट्स के हवाले से आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, मुझे आपसे इस पे और तफसील से भी बात करनी है। अशफाक तोला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अशफाक तोला साहब, 12,900 अरब रुपए का अगर टैक्स टारगेट रखा जाता है, दिस वुड मीन कि जो इस साल कलेक्शन होगी उससे तकरीबन 45% ज़्यादा, ये कैसे अचीव कर पाएंगे? और क्या दोबारा बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे डाला जाएगा जो 300 अरब रुपए के टैक्सेस दे रहे हैं, जो कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर से ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ पे डाला जाएगा? क्या होने जा रहा है इस बजट में?
जी शहजाद, थैंक यू वेरी मच। शहजाद, एक सेक्टर आप भूल गए, एक्सपोर्ट, वो भी $89 बिलियन रुपीज ही देते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे जुबैर भाई ने भी बातें की, बड़ी अच्छी मुझे खुशाइन बातें थी इनकी, और जो उन्होंने बड़ी बातें कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और हमें सबको देना चाहिए, और बिलखुसूस हमें इंडस्ट्री को चलाना चाहिए। इस टैक्स टारगेट की जो आप बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर भी आपके प्रोग्राम में जब हमने ग्रेट डिबेट की थी, उस वक्त भी मैंने यही कहा था आपको कि जो एवेन्यूज जहां से वाकई डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आ रहे, हमें उनसे टैक्स निकालना है, रादर देन के सैलरी पे आप बोझ डाल दें। जैसे होलसेलर रिटेलर हमारे पास आए थे, वो 250 बिलियन रुपीस का टैक्स देने के लिए तैयार थे हमें, और 1% ये हमने इनको कहा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे हम आपसे ले लेंगे, वो एग्री कर गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर बजट में नहीं आ सका। इस साल वही चीज एफबीआर कंसीडर कर रही है। एक तो वो उससे अगर वो कंसिडरेशन में आता है तो 250 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि रिटेल और होलसेलर से इकट्ठा किए जा सकेंगे, मिनिमम मैं कह रहा हूं। और एक रिपोर्ट जो आपके पास है, मौजूद है, उसमें वो फिगर्स टोटल गलत दिए गए हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि होलसेल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिया है और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे नहीं होता। होलसेलर और रिटेलर का जो मार्जिन आता है, वो एक्चुअली उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो इंडस्ट्री या इंपोर्टर दे चुका होता है, तो उनका एक मार्जिन होता है, उस पर टैक्स लगता है, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं लग सकता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें अपने आप को भी, अपने फिगर्स को भी करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब हमने उस वक्त विंडफॉल गेन हुआ था एक्सपोर्ट सेक्टर को, बड़े मादरत के साथ मैं कह रहा हूं, 1.5 ट्रिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कैलकुलेशन है और मेरी 1.7 थी। तो मैं समझता हूं एक्सपोर्टर्स को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको फिक्स टैक्स रिजीम में। लेकिन आप कह रहे हैं जो एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान में टैक्स देते हैं वो 89 बिलियन रुपीस का टैक्स है टोटल। 89 बिलियन है, और 30 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का जो टैक्स है दैट इज 89 बिलियन रुपीस। ये एफबीआर के फिगर है, मेरे नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि वो विंडफॉल गेन था जो कि करेंसी डिफरेंशिएशन पे आया था, उस पे कोई टैक्स नहीं लिया गया, वो ही 1% आपने दे दिया। तो दूसरे लोगों से जो सैलरी क्लास है या बैंकें हैं, उनसे तो आपने विंडफॉल टैक्स लिया, आप उनसे क्यों नहीं ले रहे। तीसरा हमने एक सजेशन दी थी जो कि बड़ी वायबल थी, कि कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही है, उनको डिविडेंड देने के लिए हमने ये कहा था कि आप एक काम करें, उनको कहें कि आप एक काम कर लें कि जो 3 साल से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का या रिजर्व्स का 1 या 3% हमें एडवांस टैक्स देते। जब आप डिविडेंड देते हो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये लॉ में मौजूद है। ये सारी चीजें वो थी जो आपको 1.5 से 2 ट्रिलियन का टैक्स दे जाती, और ये वैल्यूएशन हुई है। पूरी रिपोर्ट थी, इलेक्शन ईयर था, मेरा ख्याल है वो उसकी नजर हो गई। अब आपके पास एवेन्यूज मौजूद है, आपको किसी उस एग्जिस्टिंग सेक्टर को बर्डन करने की जरूरत नहीं है, ना इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की जरूरत है। ये एक्सपोर्टर वाला भी जो मैंने बताया था वो कंसीडर हो रहा है कि फिक्स टैक्स से आप मिनिमम ले जाए। इन दोनों से अगर मैं ले आऊं तो आपको आराम से 700-750 बिलियन रिटेलर से और इनसे मिल सकता है, और आसानी से मिल सकता है। आसानी से मुराद इन पे बर्डन डालने, मतलब फिक्स टैक्स से एक्सपोर्टर्स को मिनिमम टैक्स पे लेके जाएं तो ये इतना आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। सही। मैं ज़रा दोबारा आपकी तरफ भी आता हूँ। तारिक साहब, राना तारिक साहब, आप कह रहे थे ताजर 2 स्कीम जो थी वो एक फेल्ड आइडिया था और हमें देखा कि उसके नताइज भी नहीं आए, तो अब क्या होना चाहिए? क्योंकि आपका खुद जो आप बता रहे थे आपका ताल्लुक इंटीग्रेटेड शोबे से, तो वो टैक्स नेट में है, तो आप तो यही कहेंगे टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो बाकी रिटेलर्स हैं, जो छोटे सार्फिन भी है, जो छोटे रिटेलर्स भी हैं, वो कैसे टैक्स अदा करें? इनकम टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है, कैसे करें, कैसे उन पर अप्लाई करें? फिक्स टैक्स होना चाहिए या क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसका? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब हमें स्कीमों से बाहर आ जाना चाहिए। मुल्क को सरमाए की जरूरत है, टैक्स की जरूरत है। हाँ। तो मेरा यह ख्याल है कि आप छोटे ताजर या बड़े ताजर की तफरीक को खत्म करें और जो रेगुलर इनकम टैक्स के लॉज हैं वो उसको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और उसके लिए आपको इस जो इतनी बड़ी ड्राइव आप ऐप के जरिए रजिस्टर करने की कर रहे हैं और टीमें मार्केटों में जाके लोगों को रजिस्टर कर रही हैं, और उसमें भी मेरी इतलात के मुताबिक उन लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है नंबर दिखाने के लिए जिनका बिजनेस के साथ ताल्लुक नहीं है। किसी का आईडी कार्ड डाल के उसका नंबर डाला जा रहा है। जो टैक्स का निजाम है हमें उसको लेके आना चाहिए। दूसरी बात नहीं, लेकिन रेगुलर इनकम टैक्स के निजाम में वो कैसे आएंगे जब उनकी सेल्स ही रजिस्टर्ड नहीं होती, पता ही नहीं है कि कितना उन्होंने कमाया, तो कैसे लेकर आएंगे फिर? देखें, आप किसी भी बिजनेस को मत अलाउ करें कि वो बगैर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के वो काम करें। उसके लिए जो भी मैकेनिज्म करना पड़े। अभी देखें आप, फिर ये जो भी में ही तो जाके बात फंस जाती है कि कैसे करें। देखिए, विद होल्डिंग की ये जो इस वक्त ताजर 2 स्कीम आप लेके आए हैं, ये एडवांस इनकम टैक्स स्कीम है।
इसके लिए भी तो आप उनको ऑन बोर्ड करके उनके साथ डिस्कशन करके और प्लस अपनी टीमों को मोबिलाइज करके ले रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, मैं छोटे ताजर से इंटीग्रेटेड तक पहुंचा हूं, मेरा ये ख्याल है कि हमें इन स्कीमों से निकलना चाहिए और हमारे रिटेल में जो पोटेंशियल है इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का, उसको टैप करना चाहिए। ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया, अगर जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये से एग्री करेंगे, ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक ग्रे एरिया है। तो हमें रिटेल को इंटीग्रेट करना है, जहां से सप्लाई चेन आपकी सीधी होगी, आपका सेल्स टैक्स, आपका विदहोल्डिंग और आपका इनकम टैक्स। मेरा यह ख्याल है कि अगर इसको आप एक जंगी बुनियादों पे स्ट्रेटजी बनाएं, उसके नतीजे में जो भी रिकवरी होगी वही आपको इस सिस्टम से बाहर निकालेगी। दूसरी बात ये कि जो बिजली के बिलों पे या किसी और स्कीम के जरिए काम करने की हम बात करें, तो बिजली के बिल अगर आप देखें तो उनके ऊपर आपने टका के इनकम टैक्स और सेल टैक्स की ठीक है। मुझे